मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको बाजार में इस पूरे हफ्ते का एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या रखे खास स्ट्रैटेजी। आपके मन में कोई सवाल है तो व्हाट्सएप हमें करें, 9582226666 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें, #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार के लिए आपकी खास तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे बातचीत, और साथ ही हमारे साथ है खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं हम आपका बाजार अगले हफ्ते के शो में। बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन पहले जरा दर्शकों को बता दें आज बाजार कैसा रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी करीब 350 अंक फिसलकर 17,531 के स्तर पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 1100 अंक फिसलकर 58,841 के लेवल पर जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन इतनी गिरावट क्यों आई। हफ्ते का आखिरी दिन बड़ा भारी पड़ा बाजार पर, और उसकी दो बड़ी वजह थी। पहले तो वजह आई अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिकी बाजारों में रही कमजोरी, जबकि उम्मीद ये थी कि एक मजबूती भरा सेशन रहेगा, लेकिन कमजोर बंद हुए। और उसके बाद कमजोर बंद हुए तो हुए, डाउ फ्यूचर्स सुबह से लाल निशान में और अपनी कमजोरी दिन भर बढ़ाते नजर आए। तो फिर खरीदने की वजह कोई ग्लोबल मार्केट से आती दिखी नहीं, और लगभग सारे विदेशी बाजार हल्के फुल्के कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे थे। तो फिर भारतीय बाजार अचानक से इतना गिर गए, जो कि आमतौर पर दिखती नहीं कि 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरे सेंसेक्स में, और निफ्टी बैंक निफ्टी भी अगर इतनी तेज़ी से गिरे तो इसके पीछे कोई और वजह भी तो होनी चाहिए। जी हाँ, ये वजह थी हमारी इंटरनल। पिछले 2 दिनों से एफआई ने बिकवाली का दबाव बड़ा तेज़ी से बढ़ाया है, जोर से बेचा है, और कल के सेशन के भी जो आंकड़े आए कैश मार्केट के, वायदा कारोबार के, ये सारे के सारे बेहद खराब थे, और बस इसी के चलते तेज बिकवाली आज होती दिखी। 17,500 के लेवल को बड़ी मुश्किल से निफ्टी बचा पाया क्लोजिंग बेसिस पे, और बैंक निफ्टी भी 41,000 के नीचे आकर 40,775 के आसपास बंद होता दिखा। तो नुकसान काफ़ी रहा। फर्स्ट हाफ में शुरुआत में थोड़ी बहुत कोशिश थी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तरफ से खरीदारी की, बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा भी थे, घटने वाले कम भी, लेकिन जब दिग्गजों को धराशायी होते देखा तो बाजार बंद होते होते मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया। ये इंडेक्स तो इस तरह से लुढ़क कर बंद हुए कि पूछे मत। तो काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आज ब्रॉडर मार्केट में भी दिखी। तो बड़े दिनों बाद एक ढंग की साइजेबल बड़ी मुनाफा वसूली पूरे मार्केट में अक्रॉस बोर्ड आज देखने को मिली, यानी कि थोड़ा सा मामला नर्वसनेस वाला था। ग्लोबल मार्केट्स और हमारे अपने संकेत दोनों ही कमजोरी के रहे। आइए अब संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, हफ्ते की शुरुआत कैसी हुई थी और अंत कैसा हुआ? मुनाफा वसूली का शिकार हुआ बाजार, अभी निवेशकों को क्या सलाह देंगे? नहीं, देखिए कॉशियस तो रहना चाहिए। आज जैसा भी अनिल जी ने कहा कि आज ढंग की जो करेक्शन आई है वो आई है। देखिए लास्ट इस वीक में जो पिछली बार एक बहुत बड़ा गैप डाउन और उसके बाद बाउंस हुआ, तो उस टाइम पे लगा कि मार्केट बहुत रेजिलिएंट है, बट आज जो फॉल आया वो एक तरीके से उस दिन का एक रेप्लिकेशन है। और मुझे ऐसा लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में भी लास्ट में गहराई है। 2-3 दिनों से ऐसा था कि निफ्टी भले वॉलेटाइल हो रहा था, बट मिड कैप स्मॉल कैप में पैसे बन रहे थे और वहां पे स्ट्रेंथ दिख रही थी, क्योंकि वो कैचअप भी कर रहा था, स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं चल रहा था। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग था। हालांकि आज भी वो निफ्टी के मुकाबले कम टूटा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि माहौल कॉशियसनेस का है, और विक्स भी बड़ा है, और एफआईआईज भी अब सेलिंग में कुछ दिनों से है ही है। तो मेरे हिसाब से जो ग्लोबल क्यूज है उनका इंपैक्ट देखने को मिला है, और आज अच्छा खासा अपने 50 डेमास के आसपास पहुंचने की मार्केट कोशिश कर रहा। हो सकता है कि 17,300 350 एक सपोर्ट की तरह काम करे, बट आज इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट को, एंड बहुत बड़ा पेनफुल था। और इनफैक्ट पिछले कई महीनों का, इनफैक्ट आई थिंक जून की 16 तारीख से, जो मैं दीपांशु को आज अपने ही चैनल पे, तब से लेकर अब तक की सबसे बड़ी फॉल है। सो हो सकता है कि और भी गहरा है। सो कॉशियस रहें और काफी सिस्टमैटिकली और डिसिप्लिन से काम करें। ओके, तो बाजार पर राय रही संदीप जी की। अब उनके पिक्स पर भी चर्चा करते हैं। एक तो पोजिशनल व्यू संदीप जी आपसे जानेंगे, हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखने की सलाह, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक आज आप रेकमेंड करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं पोजिशनल पिक के तौर पे टेगा इंडस्ट्रीज लाया हूं, और ये स्टॉक ऐसा है जिसको मैंने
एसपीएल में भी रिकमेंड किया हुआ है और मैंने जैन साहब के जेम्स में भी किया हुआ है, और गजब की कंपनी है और वर्ल्ड क्लास कंपनी है इंडिया से, और रिसेंटली आईपीओ आया था और बहुत जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था, और 560 के लेवल्स पे इसको खरीदे, 590 और 610 का टारगेट लगाएं और 540 का स्टॉप लॉस। सो पोजिशनल पिक के तौर पे टेगा इंडस्ट्रीज। ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए संदीप जी कौन सा स्टॉक? यस, लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे अगेन मैं कुछ दिनों से काफी ऑटो इंसलरीज के स्टॉक्स बताया हूं, और ऑटो इंसलरी स्टॉक्स को मैं सारे जेम्स में, एसपीएल में और रेगुलरली भी बातचीत काफी की है मैंने, या हमारे पैनल के काफी एनालिस्ट ने। सो ओवरऑल और भी अच्छा लग रहा है। कल जैसे टायर्ड स्टॉक्स में देखने को मिला बहुत जबरदस्त तेजी, और मुझे लगता है कि जिस तरीके की कार्स की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरीके से ऑटोमोबाइल कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आगे भी आने वाले दिनों में बढ़िया माहौल बनेगा। और मैं स्टॉक लाया हूं सुंदरम फैशनर्स, और बहुत बड़ा ग्रुप है टीवीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसका एक पार्ट है। और ये कंपनी देखिए हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि फैशनर्स है, पावर ट्रेन कंपोनेंट्स बनाती है, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए तो बनाती है, इंफ्रा के लिए, विंडमिल के लिए और एविएशन सेक्टर्स के लिए भी। सो ओवरऑल एक अच्छा पोर्टफोलियो है इनका। और हाई टेंशन फास्टनर्स के अलावा ये लोग कोल्ड एक्सट्रूडेड पार्ट्स बनाते हैं, हॉट फोर्स पार्ट्स बनाते हैं, पावर ट्रेन कंपोनेंट्स, पंप्स एंड असेंबलीज, और एक्सपोर्ट से भी इनका टर्नओवर आता है, करीब 27% के लगभग एक्सपोर्ट से आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही बढ़िया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 20% के लगभग है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 18-19% है। पिछले 7 साल के प्रॉफिट की क्या अगर 19% के लगभग रही है। और मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखता हूं तो 100 करोड़ से ज्यादा हर क्वार्टर में कमाई है पिछले 6-7 क्वार्टर से, और जून 2021 में 120 करोड़ का पैट था, उसके सामने जून 2022 में 138 करोड़ का पैट है। सो वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट कोरोना। और मेरे हिसाब से इस स्टॉक में जिस तरीके से प्रोमोटर्स का 50% शेयर होल्डिंग है और एफआईआईज डीआईआईज का भी पूरा भरोसा है, तो स्टॉक को लेना चाहिए। एफआईआईज डीआईआईज भी करीब 29-30% के लगभग होल्ड करते हैं। सो ऐसा कॉन्फिडेंस है स्टॉक में, तो ये स्टॉक इन लेवल्स पे लीजिए। और ओपीएम्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया है, और 903 के लगभग बंद हुआ ये स्टॉक। 1030-1050 का टारगेट लगाए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। ओके, 6 से 9 महीने के लिए सुंदरम फास्टनर्स में खरीदारी की सलाह आ रही है संदीप जी की, और पोजिशनल व्यू टेगा इंडस्ट्रीज में रखने की सलाह वो दे रहे हैं। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल शो में करते हैं शामिल। पहला व्हाट्सएप पर सवाल है हावड़ा से मंसूर अहमद साहब का। वेदांता पर सवाल है, 370 शेयर है इनके पास, खरीद है 305 की। खबरें आई सेमीकंडक्टर प्लांट पर सफाई के बाद शेयर में हमने देखा गिरावट रही, और शेयर रहा वायदा बाजार का टॉप लूजर भी। वेदांता में मंसूर जी को तो नुकसान है अभी। संदीप जी क्या करें स्टॉक में? ये देखिए आपने बहुत सही कहा, मेरा जवाब आपने दिया, और ये कुछ ना कुछ ऐसा आगे पीछे होते आया कि कंपनी में और स्टॉक में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। और मेटल्स वाले स्टॉक वैसे आज तो थोड़ा सा रेजिलिएंट थे, बट फिर भी ये जो क्लैरिटी आई सेमीकंडक्टर को लेकर, मार्केट्स एक्साइटेड भी बहुत हुए, बहुत बढ़िया चला, और फिर आज क्लैरिफिकेशन आया कि दूसरी कंपनी में हो रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट इन्होंने ऊपर के लेवल्स पे लिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से देखिए ये स्टॉक में एक वैसे अच्छी चीज है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड है नहीं, क्योंकि 250 रुपए के आसपास हो सकता है सपोर्ट ले ले, 250-275 के लगभग। बाकी मार्केट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि सिक्लिकल स्टॉक है, मेटल्स वाले स्टॉक है, तो वॉलेटाइल भी बहुत रहते हैं। तो एक चीज इनको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब भी आगे से कमोडिटी स्टॉक्स में घुसे, मेटल के स्टॉक्स में घुसे, तो एंट्री के साथ आप एग्जिट को भी प्लान करें, क्योंकि ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं होते। जैसे सिक्लिकल है तो वैसे ही इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको शॉर्ट टर्म या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये कमोडिटी के साइकिल के साथ, कमोडिटी की प्राइसेस के साथ ऊपर नीचे होंगे इनके प्राइसेस, सो दे आर नॉट टिपिकली इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स। तो वेदांता का यही है कि अभी ये होल्ड करें। मैं यही कहूंगा कि जो नीजक रिएक्शन आना था आज का खराब मार्केट के साथ, थोड़ा डबल भी आ गया, बट ओवरऑल बहुत ज्यादा डाउनसाइड ऐसे लगती नहीं है, तो बने रह सकते हैं। बट एक चीज और है, साथ में ये कहूंगा कि एग्जिट ऑन बाउंस की स्ट्रेटेजी भी ये लगा ले, जहां पे भी बाउंस है इनके भाव के आसपास आए तो निकल जाए, और दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स में एंट्री लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वेदांता बने रहे, और एग्जिट ऑन बाउंस की स्ट्रैटेजी भी अपने आने की सलाह आपको आ रही है संदीप जी की तरफ से। अगला सवाल उड़ीसा खोरदा से श्री कृष्ण मोहंती साहब का सवाल है, और ये कोल इंडिया पर जानना चाह रहे हैं। 300 शेयर इनके पास है, 184 इनकी खरीद है।
कोल इंडिया पर राय लेना चाहेंगे। फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी संदीप जी आपकी तरफ से रहेगी? मुनाफा इन्हें अच्छा है, पर स्ट्रैटेजी क्या? देखिए, ये भी एक कमोडिटी स्टॉक है और बहुत बड़ा रनअप वैसे दे चुका। बट एक चीज और बता दूं कि ये बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा था बीइंग अ पीएसयू स्टॉक। बट कंपनी बहुत स्ट्रांग है और मैं माइनिंग वाले स्टॉक्स और जो भी मिनरल्स वाले स्टॉक होते हैं वैसे ही बहुत बढ़िया लगता है। और कोल की डिमांड और अभी इन दिनों में जो इनका ऑक्शन वाला जो प्रक्रिया चालू हुआ, उन सब से कंपनी की एफिशिएंसीज में जबरदस्त बदलाव आया है। और कंपनी के जो नंबर्स है, मतलब डिविडेंड यील्ड तो देखिए गजब का है ही है, 7.5% के लगभग डिविडेंड यील्ड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 54% के लगभग। तो ये ऐसे फंडामेंटल्स, और डेट्स भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 3500 करोड़ के डेट्स है, तो डेट इक्विटी रेशियो के लिहाज से भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट 0.08, तो नेग्लिजिबल डेट्स, स्ट्रॉन्ग नंबर्स और स्ट्रॉन्ग सेल्स और प्रॉफिट के नंबर्स भी आए हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को वैसे होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं दूंगा। अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में अगर ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट भी बुकिंग करें तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं तो सब जगह प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट पीएसयूज और इन टाइप के स्टॉक्स में काफी अच्छा माहौल बना हुआ है, तो वैसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहें। ओके, कोल इंडिया बने रहें, ये सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से। एक कॉलर से बात करते हैं, सूरत से हेमंत गोहिल हमारे साथ। हेमंत, स्वागत करते हैं शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैंने प्राज इंडस्ट्रीज 120 पे लिया था 10,000 शेयर। क्या मैं इसको होल्ड करूं या उसको लॉन्ग टर्म रख सकता हूं मैं इसमें? ओके, प्राज इंडस्ट्रीज पर क्या नजरिया रख सकते हैं ये? ओके, जबरदस्त मुनाफे पर है ये अपने इस स्टॉक में। सबसे पहले हेमंत, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप एक बम्पर मुनाफे पर बैठे हुए हैं। 28 लाख का मुनाफा, एम आई राइट? राइट। ऑल राइट। तो संदीप जी, क्या कहेंगे हमारे ऐसे कुछ निवेशकों को जिन्होंने कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और एक शानदार मुनाफे पर बैठे हुए हैं? क्या करें अब ये प्राज इंडस्ट्रीज में? आइए अब जारी रखते हैं कॉलर से बातचीत का सिलसिला। हेमंत गोहिल से हम बात कर रहे थे। संदीप जी, आप हमें होपफुली आप अच्छे से सुन पा रहे होंगे। प्राज इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल था 10,000 शेयर और 120 जिस पर इनकी खरीद है, और है बम्पर मुनाफे पर। ये बताइए क्या कर सकते हैं प्राज इंडस्ट्रीज में ये? फर्स्ट ऑफ ऑल हेमंत जी को बहुत बहुत बधाइयां, और दूसरी बात जी बिजनेस को भी बहुत बहुत बधाइयां। और ये शायद हमें देखते हैं, और हमारे चैनल पे बहुत सारे पैनलिस्ट ने इस स्टॉक को रेकमेंड किया, मैंने भी किया, और मैं 60 रुपए के लेवल से इस स्टॉक का फैन हूं। 90 रुपए, 120 रुपए, 250 रुपए, 200 रुपए, हर लेवल्स पे इस स्टॉक को रेकमेंड किया है, और अभी भी बहुत बढ़िया लगता है। अभी रिसेंटली मुझे याद है राकेश जी और कुणाल जी ने आरके चार्ट कॉर्नर पे दिया है। इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो इथेनॉल वाली स्टोरी है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है ये, और वर्ल्ड क्लास कंपनी है, बहुत ही क्वालिफाइड मैनेजमेंट है, और फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से ये होल्ड करे। इतने साल ये होल्ड किए हैं तो सर्टेनली इनको कन्विक्शन भी पूरा होगा। यहाँ पे सिर्फ रिकन्फर्मेशन के लिए आए हैं चैनल पे, तो मेरे हिसाब से ये होल्ड करे और अपना जो कन्विक्शन है उस पर बने रहे, डटे रहे। ओके, प्राज इंडस्ट्रीज बने रहने की सलाह संदीप जैन की। देहरादून से अरुण उपाध्याय हमारे साथ है। अरुण जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? अरुण जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? ओके, विप्रो पर सवाल ये पूछना चाह रहे थे इन्होंने, क्योंकि हमें सवाल भेजा भी था। डिटेल्स हमारे पास है, 165 शेयर इनके पास है, 570 इनकी विप्रो पर खरीद है, लेकिन है ये नुकसान में। विप्रो पर क्या स्ट्रैटेजी देने की सलाह देंगे? तो एग्जिट लेने की स्ट्रैटेजी हो नहीं सकती है, ऑलरेडी बहुत बड़ी पिटाई हो चुकी है। लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स में काफी हद तक जो नेगेटिव चीजें थी, वो जो यूएस फैक्टर्स या ग्लोबल क्यूज और रिसेशनरी फैक्टर्स, वो सब प्राइस इन हो रहा है। हो सकता है कि और भी नीचे जाए, बट इन स्टॉक्स में सबसे बढ़िया बात यह है, डरना नहीं है। क्वालिटी को लेकर तो मतलब 0% कोई डाउट रेज कर सकता है। और ओवरऑल अगर आप बने भी रहते हैं तो साल, 2 साल, 1.5 साल का नजरिया बना के रखिए, भाव आएंगे। और आईटी स्टॉक्स में जब आती है तेजी तो एक साथ आती है। सारी स्टॉक्स पिटे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि विप्रो अलग से है। सो मेरे हिसाब से होल्ड करें, बने रहें, और कुछ ऐसे लेवल्स आएंगे, जी बिजनेस देखते रहें, और जब राइट लेवल्स आएंगे जहां पे एवरेजिंग करनी है तो उसको भी रेकमेंड करेंगे। ओके, विप्रो बने रहने की सलाह संदीप जैन की।
आइए अब सोमवार के बाजार पर क्या रखनी चाहिए आपको स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। सोमवार को जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो हमारे पास संकेत होंगे अमेरिका से, और वो होने चाहिए कमजोरी के। कम से कम डाउ फ्यूचर्स 3:30 बजे बाजार के बंद होते वक्त तो यही दिखा रहे थे, जबकि वो डाउन थे 350 पॉइंट, और 150 पॉइंट का नुकसान नैस्डैक फ्यूचर्स में था। उस लिहाज से तो अमेरिका में फिर से कमजोरी की आशंका है ही। वैसे तो अमेरिकी बाजार काफ़ी ओवरसोल्ड है, अब देखते हैं कितना और गिरते हैं। सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स पर नज़र रहेगी। इसके अलावा नज़र रहेगी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल पर। $90 के नीचे आ जाए तो कहने ही क्या, और साथ ही साथ बॉन्ड इंडेक्स और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड, इन दोनों पर भी हम नज़र रखेंगे। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़ा ट्रिगर वो भी बन सकते हैं। अब आइए हमारे अपने ट्रिगर्स पर। पहली सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है FIs के डेटा कितने बड़े आते हैं। बिकवाली के आएंगे ये तो दिख ही रहा है, लेकिन कितने बड़े ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरी बात यह है कि बाजार 17,500 को सोमवार को होल्ड कर पाते हैं, यानी उसके नीचे ट्रेड करने पर रास्ता थोड़ा और नीचे की तरफ खुल जाता है 17,200-300 की रेंज में, तो फिर थोड़ी रिस्क खुलती है। अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे बाजार के लिए सोमवार को और अगले हफ्ते वो 17,200 से 300 की रेंज में आएंगे, और ऊपरी स्तरों पर 17,800 से 18,000 की रेंज सप्लाई के तौर पर आपके लिए रहेगी। अब आइए बैंक निफ्टी 40,800 के आसपास बंद हुए। जो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी पर है वो 40,200 से 40,400 की रेंज में है, और रुकावट के तौर पर आप 41,200 से 41,400 की रेंज को लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के मुकाबले में कम कमज़ोर है, ये आप कह सकते हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी रिकवरी लाने में कामयाब होता है सोमवार को, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को भी नीचे खींचता है। लेकिन इन सब का ट्रिगर शुरुआत में मिलेगा ग्लोबल मार्केट से ही, और अगर ग्लोबल मार्केट्स ने साथ दिया तो रिकवरी, और अदरवाइज कुछ अहम लेवल को तोड़ने के लिए बाजार तैयार हो सकते हैं। सोमवार को भी तो ग्लोबल मार्केट्स पर शुरुआत होगी, और उसके बाद हम अपने ट्रिगर्स पर ट्रेड करेंगे अगले हफ्ते भी। चलिए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जान लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहाँ रखें? जी नमस्कार। देखिए बाजार में आज काफी गिरावट देखने को मिली ऊपरी स्तरों से, और कहीं ना कहीं वापस 18,100 को बाजार नहीं पार कर पाया, और 17,500 तक का बिकवाली हुआ। तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे बिकवाली आ रही है, FIs का सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वापस थोड़ा सा बाजार दायरे में अटकेगा, ऊपर में सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे मार्केट में काफी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बाय और एक सेल की तरफ फोकस करेंगे, और निफ्टी में 17,442 एक अहम लेवल के तौर पे काम करना चाहिए। तो सबसे पहले एक ट्रेड रहेगा पॉजिटिव साइड में मारुति का। मारुति 9,400 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। लगभग 150 के आसपास बंद हुई है। 115 का सपोर्ट रहेगा, 230 तक के टारगेट रहेंगे। वहीं PVR ऐसा काउंटर है जहाँ पे हमें बिकवाली का माहौल लग रहा है, एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, शॉर्ट से बिल्टअप हुए, तो इसके 1740 की पुट लेने की सलाह रहेगी। 50 रुपए के आसपास ले 38-38 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 72 से 65 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। ओके चंदन जी धन्यवाद करेंगे सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के लिए। और सोमवार के लिए इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह किस स्टॉक में रहेगी जानते हैं संदीप जी से। बताइए सर। यस बिल्कुल, माहौल तो जो अभी अनिल जी ने बताया कि मंडे के दिन भी थोड़े डर है, और FIIs की सेलिंग है, और SGX निफ्टी को देख के भी अभी नेगेटिविटी दिख ही रही है, बट ठीक है बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है। लेट्स सी। तो मैं इसलिए एक सेल कॉल लाया हूं, थोड़ा सा हेज हो जाएगा पोर्टफोलियो में, और चार्टिकली थोड़ा वीक लग रहा है। हालांकि एशियन पेंट्स और ये सब को बहुत फायदा होता है जब क्रूड ऑयल टूटता है, बट अभी बर्जर पेंट्स वीक लग रहा है चार्ट्स पे, तो इसको सेल करें। मार्केट्स की गिरावट के साथ ये स्टॉक जा सकता है क्योंकि टेक्निकली वीक लग रहा है। तो 641 पे सेल करें, 625 और 621 का टारगेट लगाएं, और 650 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे FNO पिक के तौर पे मैं सेल कॉल दे रहा हूं, बर्जर पेंट्स को सेल करें। ओके बर्जर पेंट्स बेचने की सलाह ये आ रही है इंट्राडे की पिक के तौर पर संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे संदीप जी शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।